हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव अर्थ सरफेस और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ ये दोनों टॉपिक किए थे और उन दोनों टॉपिक में हमने कैलकुलेट किया था जी एच इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। ये था अबव ए हाइट h एट ए हाइट h और एट ए डेप्थ d था g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। ये दोनों टॉपिक आपने किए थे। तो इन दोनों टॉपिक में मैंने आपको लिखवाया था जी एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर और जी डी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आपके पास ये एक्सप्रेशन भी उन डेरिवेशन में आया था। तो आज हम इन एक्सप्रेशन को यूज करके वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डिस्टेंस आर, ये आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है, यहां से हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए था कि आपने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वेरिएशन ऑफ जी विद आर। इसमें आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो फॉर आर ग्रेटर देन आर मीन्स एट ए हाइट, ये आपका अर्थ है तो इसका रेडियस आर है। तो आर ग्रेटर देन आर मतलब एट ए हाइट। एट ए हाइट जी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। एंड फॉर आर लेस देन आर, लेस देन आर मतलब अंदर होगा वो पॉइंट, मीन्स एट ए डेप्थ जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो मैं G वर्सेस R ड्रॉ करना चाहता हूं। लेट ये है कैपिटल R, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है ये डिस्टेंस। तो यहां तक तो क्या है? G लेस देन R के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो ये तो हो गया आपका G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये R लेस देन R है। At r equal to r means at the earth surface, at the earth surface आपकी g की वैल्यू थी gm by r square at earth surface। तो यानी ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसके कोरस्पॉन्डिंग यहां ये वाली वैल्यू क्या होगी? gm by r square। और उसके बाद फॉर आर ग्रेटर देन आर जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। और 1 बाय आर स्क्वेयर का ग्राफ इस तरह से आता है, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। यह है आर ग्रेटर देन आर के लिए। तो यह है ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद आर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन जी। अर्थ rotates about its own polar axis, earth rotates about its polar axis, अपने पोलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। तो मान लीजिए ये अर्थ है, तो ये इसका पोलर एक्सिस हो गया और इसके अबाउट रोटेट करेगी। मान लीजिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा। ये है सेंटर ऑफ अर्थ पॉइंट O। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट P चूज कर लीजिए, ये पॉइंट P चूज कर लिया मैंने, कहीं भी ले सकते हो आप।
और इसको मैंने सेंटर से मिला, तो ये एंगल जो है लैम्डा है, ये एंगल लैम्डा है। लैम्डा को कहते हैं लैटिट्यूड ऑफ पॉइंट P, लैटिट्यूड ऑफ पॉइंट P। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी, और R रेडियस ऑफ अर्थ। ये OP जो डिस्टेंस है ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, इसको कैपिटल R से लिख दिया मैंने, रेडियस ऑफ अर्थ। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट P, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट P इज, मैं उसको G प्राइम से लिख देता हूं, ये होगा G माइनस R ओमेगा स्क्वेयर को स्क्वेयर लैम्डा, G माइनस R ओमेगा स्क्वेयर को स्क्वेयर लैम्डा। तो ये है वेरिएशन ऑफ G विद एल्टीट्यूड, G प्राइम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट P। तो एट पोल, ये पोलर एक्सिस है और ये इक्वेटर है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इक्वेटर कहते हैं और इसको पोल। तो पोल पे लैम्डा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो कोस लैम्डा 0, तो G प्राइम हो जाएगा इक्वल टू G, क्योंकि कोस 90 0, तो सेकेंड टर्म 0। एंड एट इक्वेटर लैम्डा आपका 0 है, तो कोस लैम्डा 1, क्योंकि कोस 0 1 होता है, तो G प्राइम हो जाएगा G माइनस R ओमेगा स्क्वायर, कोस स्क्वायर लैम्डा भी 1 होगा आपका, क्योंकि कोस लैम्डा 1 है, तो G प्राइम इज G माइनस R ओमेगा स्क्वायर। सो यू सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पर ज़्यादा है और इक्वेटर पर कम है, तो इस पे लिख सकते हैं यहाँ पर आप G इज मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। G is maximum at pole and minimum at equator. ओके, तो ये था हमारा सेकेंड टॉपिक। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम सुना होगा, ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड भी होता है। मान लीजिए ये एक बॉडी है जिसका मास है कैपिटल M, और इसके सेंटर से ये एक दूसरी बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m, और इनके बीच में सेपरेशन है R। तो फोर्स ऑन स्मॉल m ड्यू टू कैपिटल M इज क्या होगा, G m1 m2 बाय R स्क्वायर। इस पॉइंट को मैं P लिख देता हूं। ओके, तो फोर्स पर यूनिट मास, यहां मैंने स्लैश लगाया, इसका मतलब है फोर्स पर यूनिट मास एट P ड्यू टू कैपिटल M, क्योंकि P पे जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, इस बॉडी की वजह से लग रहा है। ये बॉडी अर्थ भी हो सकता है, कोई भी बॉडी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि अर्थ हो। तो ये फोर्स पर यूनिट मास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
एफ बाई एम, और इसको एम से डिवाइड करोगे तो जी एम बाय आर स्क्वायर ये रह जाएगा। ओके, इसको हम लिखेंगे ई से। ये है ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, ये क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी ड्यू टू कैपिटल एम, ड्यू टू कैपिटल एम। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई भी मास कैपिटल एम है, उससे आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है, तो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा? जी एम बाय आर स्क्वायर। किसी भी मास एम से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है तो वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जी एम बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। एंड इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं अगर मैं, तो इन वेक्टर फॉर्म, इस ये वेक्टर है, स्केलर नहीं है, इट विल बी वेक्टर एफ बाय एम। ये एम कौन से वाले से डिवाइड करना है? उससे जिस पॉइंट पर आप ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे हो, उस मास से यहां पर हमने डिवाइड किया है। okay? तो ये है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड। इसकी यूनिट क्या होगी? फोर्स की न्यूटन होती है और मास की किलोग्राम, तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर किलोग्राम। ओके जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इसको समझते हैं। तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी, द वर्क डन, द वर्क डन इन bringing a body from infinity, work done in bringing a body from infinity to a point in the gravitational field, to a point in the gravitational field, gravitational field is called gravitational potential energy, is called gravitational potential energy of the body at that point, at that point। तो ये है डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू क्या आएगी। तो मान लीजिए आपके पास ये एक बॉडी है, कैपिटल एम मास है, ये सेंटर है, और दूसरी बॉडी है जिसका मास है स्मॉल एम। उसको आप इन्फिनिटी से यहाँ एक पॉइंट P पर लेकर आते हैं, स्मॉल एम मास को इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लेकर आते हैं, और पॉइंट P पर आने के बाद इसकी जो डिस्टेंस है कैपिटल M से, वो है मान लीजिए स्मॉल r। सो सेपरेशन स्मॉल r है, शुरू में कितनी है? इन्फिनिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी, कौन सी बॉडी? ये बॉडी,
फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, इंफिनिटी से कौन से पॉइंट, पॉइंट पी पर, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, किसका ग्रेविटेशनल फील्ड, कैपिटल एम का ग्रेविटेशनल फील्ड, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इस पॉइंट पी पर। तो पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू, मैं इसको कैपिटल यू से लिखूंगा, कैपिटल यू से, और ये किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है, ये वर्क डन के इक्वल है। वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ इंटू डी आर, यहां वेरिएबल है आर, आर क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू मासेस। शुरू में क्या थी, इन्फिनिटी, तो इनिशियल लिमिट इन्फिनिटी, और बाद में क्या होगी, आर, तो फाइनल लिमिट आर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ की वैल्यू जी एम एम बाई आर स्क्वेयर डी आर, लिमिट इन्फिनिटी से आर, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये आप बाहर ले सकते हो इंटीग्रेशन से, क्योंकि ये तीनों टर्म जी कैपिटल एम और स्मॉल एम कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं इनकी। तो ये हो जाएगा 1 बाय आर स्क्वेयर डी आर, अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 बाय आर स्क्वेयर डी आर, लिमिट इन्फिनिटी से आर। तो ये हो जाएगा जी एम एम, और 1 बाय आर स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 बाय आर स्क्वेयर को आप लिख सकते हो आर की पावर -2, तो आर की पावर -2 + 1 बाय -2 + 1, एक्स की पावर n+1 बाय n+1, लिमिट इन्फिनिटी से आर। तो जी एम एम, और ये क्या हो गया, -1 बाय आर हो गया, ये आर की पावर -2 + 1, -1 नीचे जाके +1, और माइनस साइन यहाँ से -2 + 1 -1, इन्फिनिटी से आर। अब मैं लोअर लिमिट अपर लिमिट की वैल्यू रख देता हूँ, जी एम एम, पहले मैं अपर लिमिट रखता हूँ आर की जगह, वो आर ही है, तो -1 बाय आर, फिर माइनस, और फिर आर की जगह लोअर लिमिट इन्फिनिटी, तो -1 बाय इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0, और ये -1 बाय आर, तो ये क्या आ जाएगा, -जी एम एम बाय आर। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू बॉडी सिस्टम हैविंग मास कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। ये तो है अगर आपके पास सिर्फ दो ही मासेस हैं, दो से ज्यादा हैं तो क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, वो देखते हैं। फॉर मोर देन टू masses, for more than टू masses, मान लीजिए 3 masses हैं, m1, यहां m2 है और इस पॉइंट पर m3 है, ये सेपरेशन r12, ये r23 और ये r13, तो इसमें 3 पेयर बनेंगे, 1 2 2 3 1 3। तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इट विल बी U12 प्लस U23 प्लस U13। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पेयर्स, एक पेयर लेकिन आपको एक ही बार काउंट करना है, मतलब U23 और U32 एक ही है, आपको दोनों को अलग अलग नहीं काउंट करना। ओके, तो U12 वैल्यू रख देता हूं मैं, -G m1 m2 बाय r12 -G m2 m3 बाय r23 U13 क्या हो जाएगा, -G m1 m3 बाय r13, ये r12 है यहाँ। तो ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी 3 की। इसी तरह से चाहे जितने भी मासेस हो सिस्टम में, आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जितने भी पेयर्स बन रहे हैं हर एक की इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी निकालो और उन सभी का सम टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। नेक्स्ट है
पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या मतलब है इसका? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, मान लीजिए ये एक मास m1 है एट पोजीशन A और ये एक मास m2 है एट पोजीशन B और m2 को आप B से C पर ले गए। मास m1 है एट पोजीशन A, m2 है एट पोजीशन B और m2 को आप B से C ले गए। AB है आपका R1 और AC है R2। AB इक्वल टू R1, AC इक्वल टू R2। टेक M2 फ्रॉम B टू C। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? इट विल बी वर्क डन इन टेकिंग M2 फ्रॉम B टू C। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इट इज इक्वल टू, मैं इसको डेल्टा यू से लिख देता हूं, ये क्या होगा? वर्क डन। वर्क डन होगा F इंटू डी आर और R की वैल्यू क्या होगी? इनिशियली AB होगी जो कि R1 है और फाइनली क्या होगी? AC जो कि R2 है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये आप रिजल्ट ध्यान रखिए क्योंकि मैं इसका जो रिजल्ट आएगा उसको इसकी हेल्प से भी एक्सप्लेन करूंगा, इस रिजल्ट की हेल्प से। ओके, सो F की वैल्यू रखेंगे हम Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर, डेल्टा U इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 टू R2। F की वैल्यू है Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर डी आर। तो Gm1 m2 ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो ये हो जाएगा लिमिट R1 से R2 1 बाय आर स्क्वायर डी आर। Gm1 m2 1 बाय आर स्क्वायर का अभी हमने इंटीग्रेशन निकाला था, वो आया था -1 बाय आर, लिमिट R1 से R2। तो हम वैल्यूज रख देते हैं। Gm1 m2 पहले R की जगह अपर लिमिट यानी -1 बाय R2 माइनस R की जगह लोअर लिमिट यानी -1 बाय R1। तो ये हो जाएगा आपका Gm1 m2, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो माइनस Gm1 m2 बाय R2 प्लस Gm1 m2 बाय R1। तो मैं इसमें से माइनस Gm1 m2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। तो ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं इसी रिजल्ट को इससे कैसे एक्सप्लेन करूं? देखिए यहां से ये टॉपिक यहां कंप्लीट हो गया। अब मैं इसकी हेल्प से इसी रिजल्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो इसके अकॉर्डिंग इनिशियली सेपरेशन है AB यानी R1, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम U से लिखते हैं, तो इनिशियल एनर्जी माइनस Gm1 m2 बाय R1। फाइनली सेपरेशन है AC यानी R2, तो UF इक्वल टू माइनस Gm1 m2 बाय R2। इस फॉर्मूले की हेल्प से m1 m2, R की जगह पहले R1 और फिर बाद में R2। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? UF माइनस UI। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। UF है माइनस Gm1 m2 बाय R2 और UI है माइनस माइनस प्लस Gm1 m2 बाय R1। इसमें से माइनस Gm1 m2 कॉमन ले लो, तो ये आ गया 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। तो देखिए सेम आंसर आ रहा है। अब आप कहोगे सर फिर यही नहीं करते, हम इतना लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन क्यों करें?
तो स्टूडेंट यहां पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है ना पोटेंशियल एनर्जी का U इक्वल टू माइनस GM1M2/R, ये हमें ऑलरेडी पता है, हम ये मानकर चल रहे हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट यूज कर लिया। लेकिन यहां पर आपने एक्चुअल में वर्क डन कैलकुलेट करके ये रिजल्ट निकाला है। तो एग्जाम में अगर आता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालना, तो मैं आपको कहूंगा आप ये वाला मेथड प्रेफर कीजिए। न्यूमेरिकल आता है तो रिजल्ट तो सेम है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको तो सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अगर डेरिवेशन कैलकुलेट करना आता है तो ये कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें हो सकता है आपका जो टीचर है वो एक्सपेक्ट करें आपके टीचर कि पहले आप ये फॉर्मूला डिराइव करो, फिर इसको यहाँ यूज करो और फिर ये रिजल्ट निकालो, तो वो इससे ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर आपका डेरिवेशन। तो इसलिए बेटर है आप ये करो। इसमें अगर आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करते हो तो नंबर कटने के चांसेस हो सकते हैं आपके एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स ये था पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसको हम कैपिटल V से लिखेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम कैपिटल V से लिखेंगे। ओके, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए बॉडी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट due to a body is defined as the amount of work done is defined as the amount of work done per unit mass in bringing another body at that point, in bringing another body from infinity at that point, in bringing another body from infinity at that point। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देखें तो ये क्या है, और फिर इसको पढ़ेंगे तो ये क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। क्योंकि यहाँ पे वर्क डन था सिर्फ, अब मैंने वर्क डन पर यूनिट मास लिख दिया इसको। तो अगर ये आपका मास कैपिटल M है, ये स्मॉल m है एट पॉइंट P, तो पोटेंशियल, ये ध्यान रखिए पहले पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, अब हम पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पोटेंशियल एट P इज V, इट इज वर्क डन पर यूनिट मास, मीन्स W/m। और वर्क डन किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के, तो आप इसको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास भी लिख सकते हैं।
अब वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या आया था, माइनस Gm/r और डिवाइड बाय m, तो m से m कैंसिल, तो ये आ गया माइनस Gm/r। r ये सेपरेशन है आपकी, ये वाले। इट मीन्स कि आपके पास अगर ये मास m है और इससे r डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, तो यहाँ पॉइंट P पे पोटेंशियल ड्यू टू m क्या होगा, माइनस Gm/r। ओके, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए है, एग्जाम में इससे पहले तक यहाँ तक और ये डायग्राम। तो अगर आपके पास मास m है तो उससे r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, माइनस Gm/r। तो पोटेंशियल एट P, मैं यहाँ थोड़ा इसको और अच्छे से लिख देता हूं, एट P किसकी वजह से है ये, ड्यू टू कैपिटल M इज दिस। ओके, तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं, तो मैं पहले इसको इरेज करके आपके लिए न्यूमेरिकल लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड को क्लीन करके आपके लिए न्यूमेरिकल लिख दिया है। स्टेटमेंट है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स each of mass m placed at the vertices of a square of side L, also obtain potential at the center of square। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एक सिस्टम की जिसमें 4 मासेस हैं और हर मास m के इक्वल है, m m m m। वो चारों मासेस कहाँ रखे हैं, एट द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड L, हर एक साइड स्क्वायर की L है और इसके एक एक वर्टिसेज पर एक एक मास m है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। मैं इस पॉइंट को A लिख देता हूं, इसको B, इसको C, इसको D। तो पहले मैं AC और BD की वैल्यू निकाल लेता हूं। वेल, AB, BC, CD, DA ईच इज इक्वल टू L, ये चारों L के इक्वल है। AC और BD क्या है, डायगोनल है। AC किसके इक्वल होगा, √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, √AB की वैल्यू L है तो L स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू भी L है तो L स्क्वायर। तो ये हो गया आपका √2L स्क्वायर, स्क्वायर से L का √ हट जाएगा तो ये √2 इंटू L, ये आपका AC आ जाएगा। और BD भी इसी तरह क्या आएगा, √2L आएगा, ये आपका BD है। ये क्या आएगा, √BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, सेम आएगा, जो AC आएगा उतना ही BD आएगा। अब ये जो सेंटर है स्क्वायर का, ये मान लीजिए O है, तो OA, OB, OC या OD ये क्या हो जाएंगे, डायगोनल का हाफ। तो OA, OB, OC, OD ये क्या होंगे, डायगोनल का हाफ। और डायगोनल क्या है, ईच डायगोनल इज √2L डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा L/√2। OA, OB, OC, OD किसके इक्वल है, L/√2 के। अब पहले निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने आपको बताया था अगर 2 से ज़्यादा मासेस हैं तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये होगी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पेयर्स, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पेयर्स। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा UAB प्लस UBC प्लस UCD प्लस UDA, 4 पेयर तो ये हो गए, 1 2 3 4, 2 पेयर और है, एक ये पेयर UAC और एक पेयर है BD का UBD।
तो टोटल 6 पेयर हैं, हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू यू ए बी क्या होगा, ये होगा आपका माइनस जी एम इंटू एम बाय ए बी, और ए बी की वैल्यू क्या है L। इसी तरह से यू बी सी भी क्या होगा, माइनस जी एम एम बाय L। फिर यू सी डी माइनस जी एम एम बाय L, और यू डी ए इसमें भी मासेस हैं M और M, और ये L है, तो माइनस जी एम एम बाय L। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस जी एम वन एम टू बाय आर। तो M1 M2 M है दो सभी में, और R की वैल्यू क्या है L है। तो ये तो हो गया यू ए बी बी सी सी डी डी ए। अब ए सी की वैल्यू है √2L, तो ये हो जाएगा माइनस जी एम एम बाय √2L, और बी डी की वैल्यू भी क्या है √2L, तो ये भी हो जाएगा माइनस जी एम एम बाय √2L। तो अब मैं इनमें से माइनस कॉमन बाद में लूंगा, अभी हो जाएगा 1 2 3 4 टाइम्स तो हो गया माइनस जी एम स्क्वेयर बाय L, m इंटू एम स्क्वेयर सभी में, और इसमें माइनस 2 टाइम्स जी एम स्क्वेयर बाय √2L। अब मैं इसमें से माइनस 2 जी एम स्क्वेयर बाय L कॉमन ले लेता हूं, तो यहां क्या बचेगा 2, और यहां प्लस आ जाएगा 2 जी एम स्क्वेयर बाय L कॉमन ले लिया तो 1 बाय √2। तो ये होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। चाहे तो आप 1 बाय √2 की वैल्यू रख सकते हो, वो होता है 0.707। अदरवाइज आप इस तरह से छोड़ दोगे तो ये भी ठीक है। तो ये तो आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब सेकंड पार्ट था, ये निकालना है, ये फर्स्ट पार्ट था, और अभी जो निकालना है वो सेकंड पार्ट है, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, यानी O पर। O पर पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू M एट A, इसको VA लिख दिया मैंने। पोटेंशियल एट M ड्यू टू B, उसकी वजह से भी O पर पोटेंशियल होगा, तो VB VC VD। ओके, इन चारों मासेस की वजह से O पर पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, और इसकी वजह से भी। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का हमने अभी डिराइव किया था, ये होता है माइनस जी एम बाय आर। तो ये हो जाएगा माइनस जी, मास क्या है A पर M, डिवाइड बाय A से जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है उसकी डिस्टेंस क्या है ये, और वो है L बाय √2, OA L बाय √2, तो डिवाइड बाय L बाय √2। इसी तरह VB क्या हो जाएगा, माइनस जी, B पे मास M है, और B से O की डिस्टेंस है वो भी L बाय √2 है। तो यानी 4 बार हम इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि सब में सेम आएगा, माइनस जी एम बाय L बाय √2 माइनस जी एम बाय L बाय √2। तो हो जाएगा -4 1 2 3 4 टाइम्स, और ये माइनस साइन सब में जी एम बाय L, और ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बेसिकली -4 √2 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू -4 √2 जी एम बाय L। ये हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू ऑल द 4 मासेस। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए बोर्ड को क्लीन कर दिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, आप किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वो वापस नीचे आ जाती है।
आप थोड़ी और जो ताकत लगाइए, थोड़ा और ज़्यादा स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकिए, तो क्या होगा, थोड़ी ज़्यादा हाइट तक जाएगी फिर वापस आएगी। लेकिन अगर आप इतनी ताकत से फेंकें कि वो वापस ही ना आए, तो हम क्या कहेंगे कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर गई है। अर्थ की वजह से जो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से वो बार बार वापस आ रही थी, उस रीजन को, जिस रीजन में वो फोर्स है, उस रीजन को वो क्रॉस कर गई है। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करवाने के लिए जिस मिनिमम स्पीड से आपको उस बॉल को या उस बॉडी को फेंकना पड़ेगा, उस मिनिमम स्पीड को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन है, इट इज मिनिमम वेलोसिटी it is minimum velocity with which a body must be projected vertically upward. A body must be projected vertically upward so that it can escape gravitational field ऑफ अर्थ, कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर सके, उसको क्रॉस कर जाए। तो हम कहेंगे जो मिनिमम वेलोसिटी आपने दी थी वो एस्केप वेलोसिटी थी। तो हम मान लेते हैं कि अर्थ से एट हाइट h से हमने मास m की बॉडी को इनिशियल स्पीड vi से वर्टिकली प्रोजेक्ट किया। Let an object of mass m is projected vertically upward with initial velocity vi from a height h, above earth surface। ओके, तो यानी ये आपका अर्थ है जिसका रेडियस है r, मास है कैपिटल M, और यहाँ ये डॉटेड लाइन जो मैंने दिखाई, ये हाइट h से यहाँ से आपने लॉन्च किया विद स्पीड vi वर्टिकली अपवर्ड। तो यहाँ इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इज 1/2, और हमने मास m लिया है, ये मास m है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है, तो 1/2 m vi स्क्वायर, 1/2 m vi स्क्वायर। हमने vi को कैपिटल लिखा है, यहां भी कैपिटल लिख देते हैं vi। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी -g m1 m2/r, और r यहाँ क्या हो जाएगा? r + h। तो टोटल एनर्जी EI इट विल बी 1/2 m vi स्क्वायर -g m/r + h। अब जब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगी, मान लीजिए यहां आके क्रॉस कर गई, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड E = हमने कैलकुलेट किया था gm/r
आर स्क्वायर। यही होता है ग्रेविटेशनल फील्ड आपका। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? Gm/r स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को जहां पर एस्केप करेगी वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाएगा। तो E जीरो कब होगा? एट r इक्वल टू इंफिनिटी, क्योंकि 1/इंफिनिटी जीरो होता है। और जहां पर r इंफिनिटी होगा तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस Gm1m2/r, तो वो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा एट r इक्वल टू इंफिनिटी। ओके, r इक्वल टू इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी यहां पर, यानी ये फाइनल है जहां इसके बाद अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाता है। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी UF क्या हो जाएगा? जीरो। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वो मान लीजिए VF होगा, वो मान लीजिए VF होगा। तो हम यहीं पे लिख देते हैं, अभी हमारे पास स्पेस है। लेट VF इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज जीरो। मीन्स VF velocity when gravitational field effect is जीरो। और वो कहां पर होगा? R इक्वल टू इंफिनिटी पे, क्योंकि फील्ड जीरो कहां पर होता है? इंफिनिटी पे होता है। तो अब हम यहां लिख देते हैं एट इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? R इंफिनिटी रखोगे इस फॉर्मूले में तो जीरो आएगा, और काइनेटिक एनर्जी 1/2m VF स्क्वायर। ओके, तो टोटल एनर्जी फाइनली कितनी होगी? पोटेंशियल तो जीरो है, काइनेटिक ये है, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक टोटल क्या हो जाएगा? 1/2m VF स्क्वायर। अब यहां से स्टार्ट करके और जब एस्केप कर रहा है जहां तक, फोर्स कौन सा लग रहा है इस बॉडी पर? सिर्फ ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है। यहां आके वो जीरो हो रहा है, इससे पहले तक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और हमने चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़ा था, अगर किसी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। तो बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन EI इक्वल टू EF, तो 1/2m VI स्क्वायर माइनस Gmm/r प्लस h इज इक्वल टू 1/2m VF स्क्वायर। अब जो राइट हैंड साइड में ये टर्म है, ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, या तो जीरो होगी या उससे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मास कभी नेगेटिव नहीं होता, और वेलोसिटी अगर नेगेटिव भी हो तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हम यहां लिखेंगे सिंस राइट हैंड साइड विच इज 1/2m VF स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो लेफ्ट हैंड साइड 1/2m VI स्क्वायर minus Gmm/r plus h is also greater than equal to 0. तो 1/2m VI स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये टर्म मैं इधर ले जाऊं पॉजिटिव हो जाएगी, r प्लस h, m से m कैंसल, तो यहां से आपका VI आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट, ये 2 इधर चला जाएगा, 2Gm डिवाइड बाय r प्लस h, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। तो VI की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगी अंडर रूट 2Gm बाय r प्लस h। तो हाइट h से अगर थ्रो करना है फ्रॉम द अर्थ सरफेस
तो मिनिमम इतनी वेलोसिटी से आपको बॉडी को थ्रो करना पड़ेगा सो दैट इट कैन एस्केप ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। अब हम उसके बाद ये मान लें अगर कि ऑब्जेक्ट को जो थ्रो किया गया है वो वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस थ्रो किया गया है, या फिर सरफेस ऑफ अर्थ से ही थ्रो किया गया है। इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अर्थ सरफेस तो क्या होगा, h 0 हो जाएगा। तो vi की मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा √2gm/r। तो इसको मैं लिख सकता हूं √2gm/r²। मैंने ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दिया। और gm/r² क्या होता है, ये होता है g के इक्वल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। तो vi मिनिमम इज इक्वल टू √2 ये gm/r² g और इंटू r। सो दिस इज एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो v एस्केप इज √2gr और अर्थ सरफेस की इसकी वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप g की वैल्यू 9.8 रखिए, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक एस्केप वेलोसिटी भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए डेरिवेशन को। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।